नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण का रुख किए हुए हैं। अब की पार अब की बार 400 पार के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीटों की जीत जरूरी है। जब तक आप पूरा हिंदुस्तान नहीं कवर कीजिएगा, तब तक 400 पार का नारा किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और दक्षिण भारत में जो 132 सीटें हैं, उन 132 सीटों में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां साहेब ज्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो। यहाँ की 84 सीटें हैं और इन 84 सीटों में यदि हम 2019 के नतीजों को देखें या उसके पहले के भी नतीजों को उठाकर देखें तो बहुत सफलता नहीं मिल पाई। और 2019 में तो चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, तीनों राज्यों में नतीजा शून्य था, सिफर था। तो कहां सिफर और कहां पहुंच पाएंगे, इस पर और अन्य जो देश से जुड़े विषय हैं, इन सब पर चर्चा के लिए हम चलते हैं प्रोफेसर अभय दुबे जी के पास। और प्रोफेसर अभय जी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ ये जो पूरा के पूरी परिदृश्य बनने जा रहा है, उसमें क्या स्थितियां बनेंगी, क्या रंग वो लाएगा। तो हम चलते हैं। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नियमित जो कार्यक्रम होता है चर्चा का। अभी साहेब लगातार दक्षिण पर फोकस किए हैं और 400 पार के लिए अभय सर आप पहले भी कहते रहे कि 400 पार किसी भी सूरत में मुमकिन नजर नहीं आता है। दक्षिण में जो रुख कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, या जितना जोर लगाया जा रहा है एनडीए के जो धड़े हैं उनके साथ मिलकर, क्या आप देख पा रहे हैं? खासकर अभी जैसे मैंने कहा, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, केरल और तमिलनाडु हो, तीनों राज्यों पर बहुत ज्यादा फोकस है। आज भी तमिलनाडु में थे प्रधानमंत्री जी। क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जोर तो वो लगा रहे हैं, लेकिन जोर काफी देर से लगा रहे हैं। उन्हें इस मामले में काफी देर हो गई है। देखिए, पहली बार उन्होंने अपने पैर पे दक्षिण के संदर्भ में कुल्हाड़ी तब मारी जबकि सनातन के मसले पर इन्होंने जबरदस्त हंगामा करना शुरू किया। स्वयं प्रधानमंत्री ने इसमें पहलकदमी ली। प्रधानमंत्री ने सनातन के मसले पे कहा, सनातन जब स्टालिन के बेटे ने सनातन वाला मसला उठाया और बड़े भोंडे और भद्दे तरीके से उठाया, इसमें कोई शक नहीं। इससे जो इंडिया गठबंधन के दल थे वो भी परेशान हो गए। तो नरेंद्र मोदी ने उस मसले को पकड़ा, उस मुद्दे को पकड़ा और उन्होंने कहा, भाजपा के अपने तमाम मंत्रियों से कहा कि वो जम के इस पूरे मसले को उठाएं। इन्होंने सारे देश में इसको उठाना शुरू किया और उदयनिधि स्टालिन और द्रविड़ राजनीति की और रामास्वामी नायकर, इन सब के ऊपर जबरदस्त उन्होंने हमला किया। उधर तमिलनाडु में भी जो भाजपा के इंचार्ज थे अन्नामलाई, है जो अन्नामलाई, जो बहुत आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दावेदारियां वहां पेश कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं पूरे तमिलनाडु में, और उन्हें कहीं 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 जगह ट्रैक्शन भी मिलता दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने रामास्वामी नायकर पेरियार की बहुत कड़ी आलोचना की। इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो जो गठजोड़, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ इनका गठजोड़ था, अन्ना द्रमुक परेशान हो गई। अन्ना द्रमुक को लगा कि स्थानीय राजनीति में अगर वो भाजपा के साथ बनी रही तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आखिरकार वो भी द्रविड़ राजनीति की निकली। उनका नाम भी तो अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है जी। वो भी रामास्वामी नायकर पेरियार उनके भी हीरो हैं। तो उन्होंने एनडीए से अपना नाता तोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रहार था, भारतीय जनता पार्टी की चोट थी, भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण भारत की महत्वाकांक्षाओं के ऊपर। अगर अन्ना द्रमुक उनके साथ जुड़ी रहती तो भारतीय जनता पार्टी उसके सहारे तमिलनाडु की राजनीति में कुछ हस्तक्षेप कर पाते, कुछ हासिल भी होता उनको। अब जब अन्ना द्रमुक निकल गई और काफी दिनों तक भाजपा को उम्मीद रही कि यह किसी तरह हमारे साथ आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो सनातन के सवाल पे इन्होंने अपना शोरगुल जारी रखा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस सवाल पर शोरगुल जारी रखेंगे तो कांग्रेस को कोने में धकेल देंगे और हमें उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, मध्य भारत में फायदा होगा, और दक्षिण भारत का फायदा नुकसान उसके मुकाबले उन्हें कुछ लग नहीं रहा था। अंततः अन्ना द्रमुक उनसे अलग हो गई। अब इन्होंने छोटी छोटी तमाम पार्टियां जो हैं उनको अपने साथ जोड़ के एक वहां पर गठजोड़ बनाया है और एक तीसरी शक्ति के रूप में तमिलनाडु में उभरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अन्ना द्रमुक है, एक तरफ अन्ना द्रमुक है, एक तरफ द्रमुक और कांग्रेस है, और तीसरी तरफ इन्होंने बनाया है। तो इसलिए इन्हें तमिलनाडु में ज्यादा कुछ हासिल होने का है नहीं इनके पास। ऐसा तमिलनाडु की संभावनाएं इनकी बहुत कमजोर हैं। हो जी। सकता है अन्नामलाई ने जो कोशिशें की हों जिससे उनका वोट प्रतिशत कुछ बढ़ जाए, लेकिन जी। सीटों में कोई कन्वर्जन होगा इसमें पूरा शक है। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मानते हैं कि वोट सीटों में कन्वर्जन तब शुरू होता है जबकि आपका वोट जो है 20% के आसपास पहुंचता है। बिल्कुल। अभी तो ये है कि भाई आप डबल डिजिट में कैसे पहुंचेंगे, आपको 10% या उससे थोड़ा ज्यादा कैसे होगा। तो अभी तो उसका संघर्ष हो रहा है।
जहां तक केरल का सवाल है, केरल में पिछले साल अगस्त में मैं केरल गया था और वहां पर 8-10 दिन घूमता रहा। पर्यटन के मकसद से गया था। केरल जी बहुत खूबसूरत जगह है। तो मुझे जी देख के जी ताज्जुब हुआ कि नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर पूरे केरल में मुझे नहीं दिखाई पड़ी। जी हाँ, ऐसी बात नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहां काम है, लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी का काम कमजोर है। भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगाएंगे। वो बिल्कुल। लगाएंगे तस्वीर तो हेडगेवार की, डॉक्टर हेडगेवार की लगाएंगे, वो गुरु गोलवर्धन की लगाएंगे, वो बाला साहब देवरस की तस्वीर लगाएंगे और मोहन भागवत की तस्वीर लगाएंगे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो भाजपा के लोग लगाएंगे, भाजपा के कार्यकर्ता। तो जी वहां पर अभी तक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्तियां जो हैं, उनका राजनीतिकरण इतना नहीं हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपने प्रचारकों को भेजें, जैसे कि और दूसरे क्षेत्रों में काम होता है। तो वहां पे ऐसी स्थिति इनकी है। फिर भी फिर भी केरल में 2 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं, जिन निर्वाचन क्षेत्रों में से भाजपा को काफ़ी उम्मीद है। उसमें एक है तिरुवनंतपुरम, जहाँ से कांग्रेस से शशि थरूर लड़ते हैं। इस जी बार उन्होंने राजीव चंद्रशेखर को उनके मुकाबले खड़ा किया है। और जी दूसरी है त्रिशूर, जहाँ पे उन्होंने गोपी को खड़ा किया है, जो कि फ़िल्मों से आते हैं। जी तो इन 2 क्षेत्रों में उनको उम्मीद है। पिछली बार ओ राजगोपाल लड़े थे, जहाँ तक मुझे याद है, शशि थरूर के मुकाबले, और वो काफ़ी कई चक्रों में आगे रहे थे। जी काउंटिंग जी के कई चक्रों में, मतगणना के चक्रों में वो आगे रहे थे, आखिर में पिछड़ गए थे और वो थोड़े अंतर से शशि थरूर जीते थे। इस बार जी राजीव चंद्रशेखर को उम्मीद है कि वो वहां पर तिरुवनंतपुरम में भाजपा के लिए पहली सीट जीत सकते हैं। उधर जी भाजपा को उम्मीद है कि त्रिशूर में, जो कि सांप्रदायिक दृष्टि से काफी नाजुक इलाका है, वहां पर हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सीट या दोनों में से कोई एक सीट निकल सकती है। इससे ज्यादा भाजपा वाले भी केरल में कोई संभावना नहीं देख रहे जी जी हैं। आंध्र प्रदेश में भाजपा की रणनीति यह है कि उन्होंने लगातार, वो पहले तौलते रहे कि वो वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस के साथ गठजोड़ करेंगे या तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठजोड़ करेंगे। जी आखिरकार उन्होंने ये तय किया कि वो तेलुगु देशम पार्टी से गठजोड़ करेंगे और उनके साथ गठजोड़ कर लिया। लेकिन जो वोट निकल के आए वहां दोनों के, तो भाजपा और तेलुगु देशम के मिला के वोट, एक एक जो ओपिनियन पोल था सी वोटर द्वारा कराया गया, उसमें 42% वोट आए निकल के, और वाईएसआर जी रेड्डी ने अकेले ही 41% वोट दिए, प्रतिशत दिया। जी इसका जी मतलब है कि जो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कोई वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जी जी तो वहां भी इनको बहुत ज्यादा, न तो तेलुगु देशम को कोई बहुत लाभ होने की संभावना है, और न भारतीय जनता पार्टी को तेलुगु देशम के जरिए वहां पे लाभ होने की संभावना है। अब बाकी बिल्कुल। बचते हैं 2 प्रांत, जी जी और तेलंगाना और कर्नाटक। जी तेलंगाना में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने 4 सीटें जीतने 2014 के में एक बाद, सीट, 2014 में एक सीट थी और 2019 में उन्होंने हाँ, 4 सीटें कर मांगी। दिया। जी हाँ, तो जी इसके बाद एक बार लगा था कि शायद तेलंगाना में भाजपा की किस्मत में एक, चुनावी किस्मत में एक उछाल आएगा। भाजपा जी एक नई करवट लेगी, लेकिन वो उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में अपने उस फायदे को खो दिया। जी जिस तरीके से उन्होंने भारत राष्ट्र समिति के साथ में, चंद्रशेखर राव के साथ में एक खुफिया समझौता किया, इससे बदनाम भी हो गई भाजपा, और भाजपा को वहां कुछ मिला भी नहीं, मतलब वहां जी बिल्कुल। विधानसभा चुनाव में। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि फिर से अपनी वापसी करे, क्योंकि अभी ये लोकसभा का चुनाव है, नरेंद्र मोदी की शख्सियत वगैरह वगैरह, इस तरह की तमाम कोशिशें कर रही है। जी अब वहां पे वो 4 सीटें दोबारा जीत पाएंगे, या 4 में से 3 रह जाएंगी या 2 रह जाएंगी, मतलब वहां की स्थिति इस तरह की है। जी आइए अब कर्नाटक की तरफ। जी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने, हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारे, जी लेकिन उनका वोट प्रतिशत कायम रहा। इसका मतलब अ, जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो जनाधार है, वो जनाधार बहुत ज्यादा भाजपा ने चुनाव हारने के बावजूद नहीं खोया। इसका मतलब ये निकलता है। जी अब उन्होंने उसी जनाधार में जोड़ करने के लिए देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर के साथ में समझौता कर लिया है। अभी तक सीटों का तालमेल वहां पर स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी जनता दल सेकुलर का ग्राफ लंबे अरसे से बुरी तरीके से गिर रहा है, और वो जिन क्षेत्रों, जहां ओल्ड मैसूर से, जहां से वो जहां उसका गढ़ माना जाता है, वहां पिछली बार विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस ने जबरदस्त रूप से उनको डेंट कर दिया था। कांग्रेस की रणनीति अभी भी कर्नाटक में अहिंदा वाली रणनीति है। अहिंदा का मतलब होता है जिसमें वो अल्पसंख्यकों को और पिछड़ी जातियों का एक गठजोड़ बनाते हैं। ये जी देवराज अरस के जमाने से कांग्रेस की रणनीति चली आ रही है, और सिद्धरमैया इस प्रकार के गठजोड़ को बनाने में और उसका राजनीतिक लाभ उठाने में काफी माहिर माने जाते हैं, और डीके शिव कुमार कांग्रेस के सबसे अच्छे चुनाव प्रबंधक हैं। लेकिन वहां भाजपा के पक्ष में एक बात जाती है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए कि सिद्धरमैया की जो सरकार है वो कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिद्धरमैया की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, वहां जल संकट बहुत है बड़े पैमाने पर,
सब जी पूरे कर्नाटक में कुएं सूखे पड़े हुए हैं, काफी समस्याएं हैं जिनका इन लोगों ने ठीक से कुशलता पूर्वक सामना नहीं किया है, तो उसका जी लाभ वहां भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। दूसरे, जी हमें ध्यान रखना चाहिए कि 90 के दशक से ही, राम जन्मभूमि आंदोलन के जमाने से ही कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहता है। जी विधानसभा का चुनाव वो हारे चाहे जीते, लोकसभा चुनाव में वो अच्छा करती है भारतीय जनता जी पार्टी, जी क्योंकि दक्षिण भारत का कर्नाटक एकमात्र राज्य है जहां पर अयोध्या आंदोलन का कुछ प्रभाव खासतौर से लिंगायत कम्युनिटी में देखा गया। तो हाँ राजीव गांधी वीरेन पाटिल की झड़प हुई, जो राजीव गांधी ने वीरेन पाटिल का अपमान किया, उसके बाद लिंगायतों ने कांग्रेस को छोड़ दिया और वो कुछ कुछ समय तक तो वो नई पार्टी की तलाश करते रहे। अंततः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया। जिस तरह गुजरात में पटेल जब कांग्रेस से भाजपा में शिफ्ट हुए तो भाजपा की किस्मत पलटी, उसी तरीके से कर्नाटक में जब लिंगायत कांग्रेस से भाजपा में शिफ्ट हुए तो भारतीय जनता पार्टी की किस्मत वहां पर पलटी। तो अब ये देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से कितना फायदा उठाती है। पिछली बार कर्नाटक में उसका तकरीबन जो प्रदर्शन था वो 99% के आसपास प्रदर्शन था। बिल्कुल देवगौड़ा के परिवार परिजन भी हार गए थे, बेटे वगैरह भी हार गए थे कुमार। तो ऐसी देवगौड़ा खुद अपना चुनाव हार गए थे, कुमार स्वामी के बेटे चुनाव हार गए थे, भाजपा सब जगह जीत गई थी। अब वो उनके साथ में है। अब कांग्रेस वहां पर किस तरीके से उनका मुकाबला करती है, जो कुछ भाजपा को मिलने की उम्मीद है, आप समझ ही गए होंगे, केरल से भाजपा को केवल 2 सीटों की उम्मीद कर रही है, तमिलनाडु से उससे कोई उम्मीद नहीं है। आंध्र प्रदेश में उसकी उम्मीदों में मुगालता ज्यादा है, उसकी संभावना काफी कम है। जो कुछ उसे मिल सकता है, या तो मिलेगा तेलंगाना से 2 या 3 सीटों की शक्ल में, सर और कर्नाटक से या तो वो पिछला प्रदर्शन दोहराएगी या उस पिछले प्रदर्शन में उसकी कमी आएगी। बिल्कुल 4, 5, 6, 7 सीटों की कमी आ सकती है। इससे ज्यादा दक्षिण भारत से अपेक्षा करने की कोई मुझे ठोस वजह दिखाई नहीं पड़ रही। तो जो 400 पार का नारा है, उसमें दक्षिण भारत से कोई दूसरे प्रांतों में जीत के इन्हें कोई रिकवरी मिले, इस बात की मुझे कम से कम कोई संभावना नहीं लग रही। बिल्कुल। अब इधर एक चीज और है, आपने भी जो कहा कि वो जो पोलराइजेशन वो जो करते हैं, जिसका राम मंदिर का फायदा या इस तरीके के इश्यूज हैं, अभी भी जो हम पा रहे हैं या देख रहे हैं कि मोदी जो वहां गए हैं वो ये मानकर या बीजेपी मानकर चल रही है, उनके धड़े मानकर चल रहे हैं कि जो भी राम मंदिर मसला अब ठंडा पड़ चुका है। लेकिन कहीं चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, केरल हो या तमिलनाडु हो, यहाँ कुछ वो उनकी जो भाषण है या उसमें कुछ पुट नजर आता है, हल्का सा इसको वो कहीं इंगित कर रहे हैं, एक चीज। और दूसरी जो आपने पानी की बात कही, तो पानी को लेकर भी वो कहीं ना कहीं अभी जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के जो दौरे हो रहे हैं, वहां जो पानी का भारी संकट है उसको वो इंगित कर रहे हैं, उसको उकेर रहे हैं। मछुआरों वाली समस्या जिसपे वो कहीं उनको बहुत बुरी तरीके से जो प्रतिपक्ष है उसने या विपक्ष ने सारा कुछ जी, पोल खोली है कि जिस मछुआरे के मामले को उठा रहे हैं वो कब का और आपने खुद ने क्या किया। तो इन दोनों विषयों पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, किसी पार्टी को किसी मुद्दे का लाभ तब होता है जब वो चुनाव के कम से कम 6 महीने से 1 साल पहले उस मुद्दे जी को पकड़ता है जी और फिर उसके जम के काम काम करते हैं नेता लोग। उस जी मुद्दे को लेकर जनता के पास जाते हैं, अपनी जो थीम है, अपनी विषय वस्तु है, वो जनता को रखते हैं, अपना पक्ष जनता के सामने पेश करते हैं। तब चुनाव में जाकर लाभ की नौबत आती है। जी अगर आप चुनाव के वक्त ही सक्रिय होते हैं, जी चुनाव के वक्त ही झंडा बुलंद करते हैं, तभी अपना चेहरा चमकाते हैं, इसको कहते नहीं है कि चुनावी इसको कहते नहीं है कि चुनावी पर्यटन, जी जी हाँ, इलेक्टोरल टूरिज्म ही करते हैं अगर आप, तो फिर जी आपको बहुत लाभ नहीं होता है। अब जी नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं, देश भर में, देश के बड़े खासतौर से भाजपा का जो कैचमेंट एरिया है वहां लोकप्रिय हैं और अपनी लोकप्रियता उन्होंने कायम भी रखी है। 10 साल से लोकप्रियता में कोई खास गिरावट के अभी संकेत नहीं मिल रहे। मैं उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत की बात कर रहा हूँ। उसमें पंजाब अपवाद है। पंजाब में नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नहीं, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता, भाजपा का ऐसा कोई आधार वगैरह नहीं है। जी तो इस इलाके में वो हैं, वहां उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा है। लेकिन उसके बाहर के वाले इलाके में प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी वक़्त है, प्रधानमंत्री के जी तौर पर उनकी आवाज सुनी जाती है, लेकिन एक लोकप्रिय नेता के तौर पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा संगठन नहीं है, कर आंध्र प्रदेश को छोड़ के, जो उस प्रधानमंत्री की दावेदारियों को लेकर जनता के पास जा सके। उन्होंने जो जोर मारा है दक्षिण भारत की तरफ, कदम अपने घुमाए हैं, वो बहुत देर में घुमाए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अगर वो साल 1.5 साल पहले से ये काम करना शुरू कर देते,
लेकिन तब ज्यादा उन्हें फायदा होता। तो इसे ऐसे भी देख सकते हैं ना, रामलहर काम आनी है और ना ये जो इश्यूज हैं जो पानी और सीधे इसको, ये नई नई जनता के गले नहीं उतरेंगे, दोनों चीजें नहीं उतरेंगी। देखिए राम आम लहर वहां नहीं चलती है, जैसे कर्नाटक में उन्होंने जय बजरंग बली के नारे लगाए, अब जी हनुमान जी वाला जी मुद्दा उन्होंने उठाया, क्या जी फायदा हुआ उसका? जी 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 कोई लाभ जी। नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी को उसका। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये देखिए एक और हम बात बता दें आपको, आप पूरा जी रिकॉर्ड देखिए पिछले 10 वर्ष का। जी जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की, तब वो चुनाव हारी है। जी 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 2015 में उन्होंने सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की कि यहाँ अगर आप इन्हें वोट दोगे तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, चुनाव बिहार में हार गई। जी दिल्ली में सीए के मसले पर, शाहीन बाग के मसले पर उन्होंने चुनाव को सांप्रदायिक बनाया, दिल्ली में चुनाव हार गई। जी कर्नाटक में उन्होंने जय बजरंग बली के नारे लगाए, आप वहां भी चुनाव हार गए। जब जी भी आप ऐसा करते हैं तब आप चुनाव हार जाते हैं। ये दूसरे जी मुद्दों पर जब चुनाव लड़ते हैं और सांप्रदायिकता के मुद्दे को थोड़ा थोड़ा चलाते रहते हैं चालाकी के साथ में, तब जी तो इन्हें जी फायदा होता है, लेकिन मुख्य तौर पे उसी पे खड़े हो जाते हैं तो इनको जी नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक चीज और अभी सर हम समझने का प्रयास करेंगे, जैसे हम 2019 की बात करें, 2019 में बड़ा कमाल किया था कांग्रेस ने केरल में, बड़ा जो लेफ्ट का वहां जिस तरीके का अपना प्रभाव रहा है वो रहा है, तो उसमें 15 सीटें जीतकर 2019 में आई थी और राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े थे। फिर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उनकी जो यात्रा रही, पद यात्रा उन्होंने की, एक माहौल क्रिएट हुआ है पूरी तरीके से। तो इन सब में अभी हम मौजूदा परिप्रेक्ष्य देखें तो वहां भारी जो है, यदि राहुल गांधी शायद दक्षिण भारत में ज्यादा भारी है, ऐसा भी माना जाए, देखा जाए। देखिए अभी कुछ एक बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने एक लेख लिखा केरल के ऊपर, वो मलयाली जी भाषी हैं, अंग्रेजी में जी लेख लिखा, तो उनका कहना था कि कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है केरल में और जी लेफ्ट बनाम बीजेपी हो रहा है वहां पे, इस तरह से जी मतलब वो हाँ जी लिखने जी की कोशिश की। जी जी तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सी वोटर का अभी जी जो सर्वे आया था, उस जी सर्वे में साफ निकल के आ रहा था कि कांग्रेस यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो मोर्चा है वहां पर है, जी वो पूरी की पूरी 20 सीटें जीत रहा है, जी। उसमें दिखाया गया था। तो केरल अच्छा। की स्थिति, अगर मैं उस सर्वे के ऊपर भरोसा करूं तो केरल की स्थिति यह है कि वहां पर जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला मोर्चा है पूरी तरह स्वीप कर रहा है, पूरी जी सुपड़ा साफ कर रहा है और ओवी विजयन की सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि दूसरी बार लगातार उनका कार्यकाल चल रहा है और उसमें उनको काफी नुकसान होने वाला है लोकसभा चुनाव। बिल्कुल। अभय सर, हम वहां तो दक्षिण भारत तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, अगर हम यहाँ हिंदी पट्टी पर लौटे या इस तरफ हम पूरा जो बेल्ट है नौ इसका इस तरफ वापसी करें, तो यहाँ हम ये भी पा रहे हैं कि इनके जो दूसरे इश्यूज हैं, सीएए वाली बात हम करते हैं, तो कई जगह इसका विरोध हो रहा है, वहां जो इनके अलायंस पार्टनर्स हैं उस पर वो बात नहीं कर पा रहे। तो क्या कुछ दोहरा नुकसान सा देखते हैं इनमें जो चीजें हैं, और मुख्य जो देखिए बिंदु है, मुख्य बिंदुओं पर तो बात हो ही नहीं रही है। दो ऐसे भाजपा के दो ऐसे कदम हैं, दो ऐसे वायदे हैं, एक तो सीए जी और दूसरा यूसीसी। जी हाँ, ये दोनों भाजपा के गले में अटके हुए हैं, वो ना सर। उसे निगल पा रही है ना उगल पा रही है। वो बार बार ये दावा करती है कि वो इनको लाने के लिए कटिबद्ध है, जी लेकिन जो अपनी ही शक्तियों से उन्हें जो फीडबैक मिलता है भाजपा को, वो उससे करने नहीं देती है। अब जैसे सीए पे उन्होंने, आप देखिए ना, अगर इतना आसान होता तो पिछले चुनाव के 2019 से पहले जी 2020 में उन्होंने सीए के ऊपर आंदोलन चल रहा था 2020 में, जी 4 साल में ये लोग उसकी नियमावली इन्होंने नहीं बनाई, उसको ठंडे बस्ते में डाले रहे, पास कर जी लिया था उन्होंने। अगर आसान जी होता तो नियमावली क्यों नहीं बना देते? अब उन्होंने उसका चुनावी फायदा उठाने के लिए नियमावली बनाई, जैसी नियमावली बनाई वैसी जो उत्तर पूर्व है वो भाजपा के खिलाफ उबल पड़ा। जी असम से समस्या, अब वहां पे उत्तर पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, उन्हीं की जो शक्तियां हैं, वो आला कमान से कह रही हैं कि आपको सीए जहां हिंदुस्तान में लागू करना है वहां लागू कीजिए, हम लोग नहीं लागू कर पाएंगे। जी जी उन्हीं की, भाई त्रिपुरा में क्या सीए लागू होगा? क्या जी असम में सीए लागू होगा? क्या जी मणिपुर में सीए लागू होगा? जी नहीं हो पाएगा जी, वो उनके भाजपा की सरकारें ही करने जी के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये लोग सिटपिटाए हुए हैं, जी बिहार में बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं उसके सवाल के ऊपर। अब आजकल सीए के बारे में अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहां बोलते हैं? तो बिल्कुल सीए बिल्कुल एक ऐसा मसला है जो कि भाजपा के गले में अटका हुआ है, ना वो निगल पा रही है ना उगल पा रही है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको फाइनली हम अंतिम प्रश्न में करता हूं कि जो 400 पार की जो बार बार दावे हो रहे हैं, आपने दक्षिण भारत का तस्वीर रख दी, और चाहे ये जो बाकी जो हिस्सा है देश का, अन्य हिस्सा है, वहां भी मुश्किलें अलग अलग किस्म की एनडीए के समक्ष हैं, मोदी जी के समक्ष हैं, उनके दल के समक्ष हैं। तो
जो पूरे का पूरा तस्वीर है, ये केवल क्या एक नारे तक ही सीमित रहने जैसे हालात देखिए, अभी ये जो लक्ष्य है, ये जी, लक्ष्य कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित किए जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और जो समर्थक मीडिया है, जिसको मैं सरकारी मीडिया कहता हूँ, वो इन लक्ष्यों को और ज़्यादा एम्प्लीफाई करता है और ऊँची आवाज़ में बार-बार कहता है मतलब। इसी को मुद्दा बना देता है ताकि दूसरे किसी लक्ष्य पे बात ना हो। भाई 400 पार तो तब जाएँगे जब पहले 272 मिलेगा, जी, फिर 303 मिलेगा, उसके बाद आप उसके आगे बढ़ेंगे। अभी तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि 272 सीटें उससे पहले प्राप्त करनी है। जी, 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 देखिए, उसके बाद 272 से 303 की तरफ यात्रा करनी है, जो जी, 2019 का लक्ष्य था। और उसके लिए उन्हें उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत में 2019 के रिजल्ट को दोहराना है। जी। जो भाजपा बड़ी दोहरा सकती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, वो नहीं दोहरा सकती है, लेकिन नहीं भी दोहरा सकती है। दोनों बातें। जी, 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 चुनाव जी। जब तक आप देखिए, चुनाव की अभी तो शुरुआत हुई है। बिल्कुल, अभी तो चुनाव बहुत 2 महीने चलेगा चुनाव। 1 जून को पड़ेगा आखिरी वोट। बहुत बिल्कुल, लंबा बिल्कुल। चुनाव है ये। जी, तो जी, जी। अभी भ्रष्टाचार के सवाल, मोदी जी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का सवाल उठाकर वो अपनी जो विफलताएं हैं, जो महंगाई की शक्ल में सामने आती हैं, बेरोजगारी की शक्ल में सामने आ रही है, और दूसरी जो समस्याएं हैं उनकी शक्ल में सामने है, उनको भ्रष्टाचार के मुद्दे के पीछे छुपाएं। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे की एक प्रतिक्रिया हो रही है, आप विपक्ष का दमन कर रहे हैं, जी, तो उससे एंटी इनकम्बेंसी में थोड़ा या बहुत कुछ ना कुछ इजाफा ही हो रहा है। जो हर जी, 10 साल तक सरकार रहती है, उसके खिलाफ एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं होती है। जब आप विपक्ष का बहुत बेदर्दी के साथ दमन कर रहे हैं सरकारी एजेंसियों का, तो कहीं ना कहीं वोटर इतने मूर्ख नहीं है। ठीक है, जी, मोदी जी, जी को पसंद करते हैं, उनके दिमाग में सवाल भी उठता है भाई। जी, यहाँ तो हालत यह है कि अगर 2-3% वोट ही खिसक जाएंगे तो कुछ सीटें निकल जाएंगी हाथ से, और उनकी रिकवरी करने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। अभी तो पहली चुनौती यह है कि आप पहले पूर्ण बहुमत प्राप्त करें। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, अब तो लेकिन एक चीज और भी है, ये नंबर सेट करते हैं ना, 14 में सेट किया था, फिर 19 में सेट किया, अब 24 में सेट किया है। तो वो नंबरों के करीब जो पहुंचने को लेकर बहुत सारी आशंकाएं, कुशंकाएं और बड़े आरोप प्रत्यारोप होते हैं। तो वो कहीं इसके पीछे वही कुछ भी तो देखा जाए, उस पे कहीं कुछ वो भी कुछ भाई है ये ऐसा उनकी मानो। रणनीति है और मीडिया इस रणनीति को खेलता है। जी, ये उनकी रणनीति है और मीडिया इस रणनीति को खेलता है। और मैं नहीं मानता हूं कि इसके आधार पर लोग वोट देते हैं। जी, जी, मैं ये जी, नहीं मानता हूं कि लोग इसके आधार पर वोट देते हैं। वोट लोगों भाजपा को मिलता है, उसके कारण कुछ और है। जी, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि विपक्ष एकताबद्ध नहीं होता है। जी, विपक्ष एकताबद्ध ना होने की वजह से जो भाजपा विरोधी वोट है, यानी जो गैर भाजपा वोट है, उसका कोई ध्रुवीकरण नहीं होता है कहीं। और भाजपा अपने वोट प्राप्त कर लेती है, जो विरोधी वोट बट जाते हैं। ये बिल्कुल सीधा फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मोदी जी भी जानते हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए पूरी कोशिश करते हैं कि विपक्ष जो है ना, वो एकताबद्ध ना हो पाए। हम अपना वोट प्राप्त कर लें, विपक्ष के वोट बट जाएं। इस बार 2019 के मुकाबले विपक्ष बहुत बिखरा बहुत बिखरा हुआ नहीं है, लेकिन बिल्कुल। अव्यवस्थित है। उसकी एकता है, एकता जी, जी, कमजोर है, अव्यवस्थित है। फर्क ये है कि इस बार एकता अनुपस्थित नहीं है, उपस्थित जी, है जी, एकता। ये जी, चीज जी, मोदी जी को परेशान कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभय सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जो इस नियमित कार्यक्रम में हमारे दर्शकों तक सारा का सारा एक स्थितियों को साफ किया, रखा कि कहाँ जी, क्या कमी है और कहाँ क्या खूबियां हैं। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे सर, जो बतला रहे थे कि भले ही साहेब दक्षिण का रुख किए हुए हैं, वो भले जी, ही वहां तमाम जो कोशिश होना चाहिए कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर कर चुके हैं। ये देर अगर पहले शायद शुरुआत करते तो कुछ हो पाता, लेकिन अब बहुत सफलता मिल पाएगी जी, इसमें अभय सर को कहीं भी नहीं लगता कि वो सफल अपने मकसद में हो पाएंगे। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो, नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए कि चर्चा आपको कैसी लगी, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।